की भूमिका निभा रहे हैं? क्या ये अमेरिका के बिहाफ पर भारत के सैन्य ठिकानों का पता लगा रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान के लिए काम करते हुए भारत में घूम रहे हैं? और अल्टीमेटली भारत सरकार क्या कर रही है कि भारत में अमेरिकी राजदूत भारत के सैन्य ठिकानों की यात्रा कर रहा है और उसकी न्यूज भारतीयों को परेशान कर रही है कि अल्टीमेटली हमारे सैन्य ठिकानों पर जाकर कहीं ये पाकिस्तान हितैषी हरकतें ना कर दे। आज के सेशन में तमाम इन बातों का जिक्र करेंगे, समझेंगे क्या मायने रखती है इनकी यात्रा, क्या पहले भी इस तरह की यात्राएं हुई हैं, और अगर हुई हैं तो इस बार की यात्राओं में क्या अंतर है, अगर नहीं हुई हैं तो फिर क्यों नहीं हुई हैं। जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं उन सबको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस खबर को देख लीजिए। मैं चंडीगढ़ में लैंड हुआ हूं 16 फरवरी को। इनकी जैसे ही ये खबर आती है कि मैं वेस्टर्न कमांड जो इंडियन आर्मी का है वहां जाकर आ रहा हूं। इन्होंने जैसे ही इस बात को डाला, हमारे देश के अंदर तीव्र प्रतिक्रिया अपोजिशन की तरफ से आना शुरू होती है और उनमें सबसे बड़ी प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से होती है द न्यू वायसराय ऑफ इंडिया। जो नहीं जानते ये वायसराय क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था तो उस समय भारत पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी जो महारानी थी वो पहले गवर्नर जनरल नाम के एक पद के व्यक्ति को भेजती थी जो भारत पर ब्रिटिश हुकूमत के आदेशों की पालना करवाता था। और जब 1857 की क्रांति के बाद परिस्थितियां बदली, पद समाप्त करके वायसराय पद दे दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर उसका काम यही होता था कि वो यूके के जितने भी हित हैं उनका ख्याल भारत में रखता था, या ये कहिए कि वो भारत पर यूके का प्रतिनिधि बनकर राज करता था। ऐसे में जब इस तरह से हमारा अपोजिशन जो लंबे समय तक सत्ता में रहा है, अगर वो इस बात को खुद कह रहा है कि ये भारत में क्या नए वायसराय बनकर आए हैं, तो क्या वाकई में ऐसी स्थितियां हैं? क्या भारत गुलाम हो गया है? क्या भारत अमेरिका के अधीन रहकर के काम करना शुरू कर दिया है? क्या हम लोगों को गुलामी बताई नहीं गई? क्या हम जबरदस्ती अपना झंडा फहरा रहे हैं और राष्ट्रगान गा रहे हैं? और आजकल तो वंदे मातरम के बारे में भी आदेश आ गए हैं। तो ये सब चल क्या रहा है? बड़े सवाल हैं। और ऐसे में ऐसे सवाल जो कि ट्रंप के करीबी सरगेई गोर से जुड़े हों तो ये बड़ा मायने रखता है। बाय द वे, जब तक हम आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है, अर्थात इन्हें भारत में काम करने के अलावा और देशों के अंदर भी अमेरिकी हितों का ख्याल रखना होगा। ठीक है साहब, यहां पर एक लिस्ट है जो भारत के वर्तमान में एम्बेसडर जो दुनिया भर के देशों में नियुक्त हैं उनकी है। यानी कि ऐसे देश भी होंगे जहां पर भारत के हित हैं, जहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। जो भी राजदूत बनकर व्यक्ति जाते हैं भारत में, सामान्यतया वो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं। समटाइम्स अगर वो सेवा निवृत्त भी हो जाते हैं तो उन्हें एक्सटेंशन पर भी वहां रहने दिया जाता है। ये उच्चस्थ तरीके से अभ्यस्त भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं। आईएएस की परीक्षा पास करके जो व्यक्ति चयनित होकर आता है उन्हें इस तरह के डिप्लोमेटिक पदों पर भेजा जाता है। भारत की तरफ से यूरोप के देशों में भी, भारत की तरफ से नॉर्थ अमेरिकी देशों में भी इसी तरह से अपने राजदूत नियुक्त किए हुए हैं। जैसे भारत की तरफ से अमेरिका में विनय मोहन क्वात्रा जी 2024 से भारत के राजदूत के पद पर वहां पर तैनात हैं। भारत के अगर हम कुछ पूर्व राजदूतों की बात करें तो आज के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी 2013 से 15 तक अमेरिका में भारत के राजदूत थे। उनके बाद में अरुण कुमार सिंह, फिर नवतेज सरना, फिर हर्षवर्धन श्रृंगला, फिर तरनजीत सिंह संधू नहीं था। हालांकि भारत में जॉर्गन के एंड्रयू जो कि उनके फॉरेन सर्विस ऑफिसर थे, उन्हें चार्ज दी अफेयर बना के रखा हुआ था। यानी कि कुछ भी ऑफिशियल काम हो तो आप कार्यवाहक विदेश का वो बनकर के राजदूत बनकर काम कर सकते हैं। तो अमेरिका के जो प्रतिनिधि थे वो 1 साल तक ये थे। उसके बाद में सरगेई गोर को ट्रंप ने अपॉइंट किया और अपॉइंटमेंट होने के बाद से इन्होंने ज्वाइन 14 जनवरी 2026 को किया। आप जिस प्रकार से सर गारसेटी पहले थे तो उनके साथ में प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऐसे ही गारसेटी जाने के बाद में ट्रंप के समय में भारत में सरगेई गोर आए हैं। सरगेई गोर के बारे में जानना आपको जरूर चाहिए। भारत के जो राजदूत अमेरिका में तैनात हैं या फिर भारत के राजदूत जो दुनिया भर में तैनात हैं वो विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं। लेकिन जो भारत में सरगेई गोर आए हैं ये ट्रंप के, ये इन्हें भर भर कर कांग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि मेरा जो विजन है आप उसे आगे बढ़ाइए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करिए। ट्रंप का हमेशा से दुनिया भर के देशों में जितने भी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं उनसे यही अपेक्षा है कि वहां जा रहे हो मेरा नाम रोशन करना। ये सरगेई गोर जब भारत आते हैं 14 जनवरी को 2026 में राष्ट्रपति के पास जाकर अपना पदभार ग्रहण करने की जानकारी देते हैं कि साहब मैं आ गया हूं, अब अधिकृत रूप से मैं अमेरिका का राजदूत हूं और भारत के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसी है, दूतावास है, वहां पर अब मैं रहने वाला हूं। लेकिन इन महाशय ने आने से पहले भी बहुत सारे काम किए। वैसे बाय द वे मैं थोड़ी सी जानकारी इलॉन मस्क के रेफरेंस में भी दे दूं। इनको पहले ही सरगेई गोर को स्नेक की संज्ञा दी थी इलॉन मस्क ने, और इसके पीछे का कारण क्या था अब मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता देता हूं। असल में ये जो सरगेई गोर है ना, इसका इतिहास बड़ा ही प्रश्नों के घेरे में रहा है। ये 1991 से पहले सोवियत रूस का हिस्सा रहे उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ।
से साथ में राजनीतिक रूप से जुड़ जाता है और कई जो फार राइट विचारधारा के सांसद थे उनका प्रवक्ता बनकर काम करने लगता है। धीरे धीरे ट्रंप के नजदीक आता है और ट्रंप के पास रहते हुए ये व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस का डायरेक्टर बन जाता है। मतलब कि इसका काम हो जाता है कि अब प्रेसिडेंट के जो पर्सनल ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं उनकी नियुक्ति ये व्यक्ति देगा। इसी क्रम में सरगई गोर भारत में अमेरिका के सबसे कम उम्र के व्यक्ति नियुक्त हो जाते हैं, अर्थात 39 ईयर की एज में भारत में नियुक्त हुए राजदूत बन जाते हैं। यह विचारणीय तथ्य है कि इतनी कम उम्र में कोई व्यक्ति भारत जैसे देश के लिए अमेरिकी राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही साथ में इस व्यक्ति ने बाइडेन जिनको अच्छा पाए उनको पद दे दिए। तो ये जो व्यक्ति सरगई गोर है ये ट्रंप के चुनाव कार्यकाल को संभाल रहा था और इसने बहुत सारे लोगों को ट्रंप के ऑफिस में नौकरी दिलवाई। ठीक है, सबके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। इस पर आरोप लगा कि इसने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाए। यह बात जब न्यूज में निकलकर बाहर आई और हेडलाइन बनकर चलने लगी तो इसके ट्वीट पर, मतलब किसी व्यक्ति ने इसके ऊपर ट्वीट किया कि साहब दुनिया के डॉक्यूमेंट चेक हो गए, इसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए, तो इलॉन मस्क ने उसको स्नेक कहा था। यह वो दौर था जब इलॉन मस्क और ट्रंप के बीच खटापट चल रही थी। उस समय पर इसे स्नेक कहा था। इसका मतलब क्या था कि असल में इलॉन मस्क को जिम्मेदारी दी गई थी कि खर्चे कैसे कम किए जाएं और उस समय पर यह व्यक्ति लगातार नौकरियां दिया जा रहा था। तो ये एक प्रकार से ट्रंप का करीबी था, इलॉन मस्क इसको पसंद नहीं करते थे। ठीक है साहब, ये ट्वीट सरफेस हुआ, जून की बात है। लेकिन जब ट्रंप ने सरगई गोर को भारत का राजदूत नियुक्त किया अगस्त में, तब यह बात निकलकर आई कि ट्रंप इसे कितना पसंद करते हैं। अमेरिका के कुछ ही देशों के साथ बहुत ज्यादा राजनीतिक संबंध है, डिप्लोमेट की तरफ से प्रतिनिधि। उसके बाद में जब यह व्यक्ति ज्वाइन ऑफिशियली कर लेता है उसके अंदाज बदल जाते हैं। भारत के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ, मुख्यमंत्री लेवल के लोगों के साथ, सचिव लोगों के साथ, भारत के कई ऐसे दिग्गज जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ इसके बैठने के अंदाज की तगड़ी चर्चा होती है कि इसका एटीट्यूड ऐसा हो रहा है, आइदर माई वे और नो वे, मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं भारत में किस व्यक्ति के साथ बैठा हूं। मुख्यमंत्री के साथ बैठकर इसकी जो तस्वीरें हैं वो इसकी मतलब डिसेंसी के ऊपर कमेंट खड़ी करती दिखाई देती है कि ये सामने वाले को महत्व ही नहीं दे रहा। खैर, इसने यहां आने के बाद में क्या क्या किया, पिछले एक महीने में जैसे ही ज्वाइन किया 14 तारीख को, 18 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री को ऑफर कर देता है कि सर बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन कर लीजिए, वो जो गाजा वाला ट्रंप साहब ने बनाया है आपको मैं ऑफिशियल इनविटेशन देने आया हूं। ये इनविटेशन दे देता है। उसके बाद में जो भारत के साथ ट्रेड डील हो रही थी उस ट्रेड डील को ये तेजी से बढ़ाना शुरू करता है, क्योंकि इसी बीच में अगर आपको याद हो तो ये 14 जनवरी को तो ज्वाइन किया है और 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन वाले इंडिया आ रहे थे जिन्होंने भारत के साथ में मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील की थी। ये उस दौर में जाकर के पीयूष गोयल साहब के साथ बैठता है और ट्रेड डील को अंजाम देना शुरू करता है कि भाई जितना जल्दी हो सके ट्रेड डील की जाए। और इस बीच में पिछले 15 लोग यहां पर पहुंचते हैं और सवाल खड़े होते हैं कि वेस्टर्न कमांड, हमारी सेना का वेस्टर्न कमांड इंडिया का सिल्वर स्टील वो माना जाता है, सेफ गार्ड माना जाता है कि देश की सुरक्षा में सबसे मजबूत कड़ियों में से एक जो अगर है तो वो वेस्टर्न कमांड है। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली की हिफाजत भी कर रहा है और पाकिस्तान बॉर्डर के मोर्चे को भी साध रहा है। वेस्टर्न कमांड के बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जैसे ही ये खबर आती है लोग यहां पर कमेंट करना शुरू होते हैं, क्या भाई साहब F-35 की डील करने पहुंच गए, क्या लोगों को खरीदने जा रहे हो, क्या तमाम प्रकार के आरोप इनके ऊपर लगने शुरू होते हैं। आरोपों की फहरिस्त आ जाती है, सारे बवाल चलने शुरू होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। देखो क्या है ना, जैसे इंडिया में भारतीय नेवी, भारतीय एयरफोर्स, भारतीय थल सेना, इनके कमांड है एरिया के हिसाब से बटे हुए, पूरे भारत को बांट रखा है। जैसे 7 एयर कमांड है, 3 नेवल कमांड है, 7 थल सेना की आर्मी की कमांड है, क्षेत्र बटे हुए हैं, कमांड एरिया बटे हुए हैं। अमेरिका ने खुद को ना बांटकर पूरी दुनिया को अपने राज में लिया हुआ है और यह पब्लिकली सबको पता है, कोई किस पे प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे गल्फ पर पूरा कंट्रोल करता है यूएस का सेंटकॉम, ऐसे ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर काम करता है यूएस का पैकॉम, इसी प्रकार से रशिया वाले क्षेत्र में काम करता है यूकॉम, ऐसे ही अफ्रीका वाले में अफ्रीकॉम। अमेरिका का सबसे बड़ा जो कमांड एरिया है वो है भारत और पैसिफिक क्षेत्र वाला, जिसे यूएस पैकॉम कहते हैं। पाकिस्तान के लिए यूएस सेंटकॉम है जो गल्फ वगैरह को मेंटेन करता है। ये करते क्या है, अमेरिका मानता है कि मेरा पूरी दुनिया पर कंट्रोल हो। अमेरिका की कमांड जो है वो भारत की जो कमांड वेस्टर्न कमांड है, इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ के अंदर चंडी मंदिर जो है वो यहां पर हेडक्वार्टर के रूप में रिकॉग्नाइज होता है वेस्टर्न कमांड के अंदर। ये रही वेस्टर्न कमांड में इनकी तस्वीरें, जब ये वेस्टर्न कमांड के जो हमारे अधिकारी, मेजर जनरल रैंक के जो अधिकारी हैं, उनके साथ मुलाकात करते हुए तस्वीरों में दिखाई देते हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर इंडो यूएस, मतलब इनकी यात्रा, और इनके साथ में एक एडमिरल उपस्थित हैं जो पैकॉम के हैं और यहां पर इनकी यात्रा की ये तस्वीरें हैं जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। सरगई गोर लिखते हैं कि मैंने एडमिरल पेपोरा के साथ में वेस्टर्न कमांड की यात्रा की, यूएस इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर के बातचीत हुई और यहां पर मेजर जनरल नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के जो अधिकारी हैं मनोज कुमार कटियार, उनसे इनकी मुलाकात हुई। तो हमारी जो कमांड्स है ना,
ये लेफ्टिनेंट जनरल के अधिकारी हेड कर रहे हैं। इस कमांड के सबसे बड़े अधिकारी वही हैं। ठीक है साहब, मनोज कुमार कतियार के साथ इनकी मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने आती हैं। एक प्रॉपर वीडियो जारी होता है जिसमें बताया जाता है कि कैसे कैसे अमेरिका ने यहां पर यात्रा की, क्या क्या यहां पर हुआ, कैसे कैसे हुआ। चलिए, इस यात्रा का जो भी वृतांत है अब उसको हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। अधिकारी एडमिरल रैंक के थे जो कि सर्गेई गोर के साथ भारत की यात्रा पर थे। वेस्टर्न कमांड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, वेस्टर्न कमांड भारत के अंदर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू की कुछ क्षेत्रों की सुरक्षा की प्रमुख जिम्मेदारी निभाते हुए इसे स्टील शील्ड के रूप में देश के अंदर समझा जाता है। इसका मुख्यालय चंडी मंदिर चंडीगढ़ के अंदर है। यह कमांड पाकिस्तान के साथ जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर रखा है, साथ ही साथ जो चीन के साथ बढ़ते तमक वो हैं, उसमें यह पूरे समय तैयारी के साथ बैठता है। हमारा जो ये वेस्टर्न कमांड है, इसके अंदर जितने कॉर्प्स हैं, खरगा कॉर्प्स, राइजिंग स्टार कॉर्प्स, वज्र कॉर्प्स, ये कॉर्प्स इसके अंदर काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के समय आप वेस्टर्न कमांड के तमाम ट्वीट्स को देख सकते हैं, क्योंकि ये वो क्षेत्र में है जहां से पाकिस्तान को आंसर दिया जाता है। ऐसे में वेस्टर्न कमांड पाकिस्तान को धूल चटाने वाला कमांड था। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो संपर्क रहे कि साहब इंडिया से कहो कि हम पर फायरिंग रोक दे, हम सीज फायर को तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जो सीज फायर थी वो असल में वेस्टर्न कमांड से आ रहे हमलों को रोकने के लिए की थी कि साहब मना करो उनको, वो बहुत मार रहे हैं। ये है वो वेस्टर्न कमांड जो उस समय ऑपरेशन सिंदूर में इन्हें पटक नहीं दे रही थी। लगातार तमाम अपडेट जो दिए जा रहे थे वो वेस्टर्न कमांड के द्वारा दिए जा रहे थे, जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। हमारी और भी कमांड सक्रिय थी, लेकिन उन कमांड्स में इसका बहुत बड़ा रोल माना गया था। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। इसी के चलते भारत का जब वेस्टर्न कमांड ने यह सारा खेला किया, उसके बाद में यहां पर जो हमारे कमांडर साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कतियार, उनका यह बयान वायरल हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर जो 2.0 है वो और भी ज्यादा घातक होगा। इनके जो ऑपरेशन सिंदूर में कार्य किए गए थे उसके चलते इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया जून 4, 2025 को। मतलब समझिए कि वेस्टर्न कमांड ने पाकिस्तान को बढ़िया धूल चटाई। कोई भारत में आया हुआ व्यक्ति है तो वो देखना चाहेगा कि भाई वो कौन सी कमांड है जिसके चलते पाकिस्तान घुटने पर बैठ गया और अमेरिका से गुरेज मतलब वो किया कि साहब कह करके हमारी थोड़ी शांति करवाइए। अब भारत को उन्होंने कहा कि आपस में बातचीत हुई, ये सब अब अंदर के गर्भ में है, किसी को नहीं पता, लेकिन कुल जमा अर्थ ये है कि ये वो वाली वर्थ विजिटिंग प्लेस है कि भाई कौन हो आप लोग जो पाकिस्तान को सीज फायर के लिए खुद आगे से कहलवा दिए कि सर उनसे कहिए कि हमारा सीज फायर करवाएं। ठीक है, तो यहां पर वेस्टर्न कमांड का कहानी निकल कर आती है और ये 1947 हो, 65 हो, 71 हो, इन सब में इसने महत्वपूर्ण भूमिका इस कमांड ने निभाई है।